नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। आपकी पुस्तक ये मैं दिखा देता हूँ, प्योर एविल, विलेंस ऑफ बॉलीवुड। द बैड मैन ऑफ बॉलीवुड। हाँ, द बैड जी मैन हाँ। ऑफ बॉलीवुड। तो इसमें जो कैरिकेचर होता था शुरुआत में, और उसके बाद जो नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग आई है विलेंस की हमारे हिंदी सिनेमा में, उसके बारे में मैं थोड़ा चाहूँगा कि हाँ, हालांकि ये जो सवाल है ये सब जगह पूछा गया होगा, जी बट ज़रूरी है क्योंकि इससे फॉलो अप जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये कम से कम एक लेआउट करना कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है एक विलन्स का इन बॉलीवुड, वो एक बार पृष्ठभूमि अगर बन जाएगी तो उससे आसान रहेगा अगले सवाल पूछना। हाँ, ये बॉलीवुड के विलन्स का बदलता हुआ नज़रिया जो है, बदलता हुआ मंजर जो है, ये उसके बारे में है किताब। अ, दशक व दशक कैसे बदलता गया। और अगर एक जो बड़ा एक बक्सा होता है जो बॉलीवुड विलन्स का, उसको अगर हम खोलें, उसके अंदर क्या क्या है। फॉरेनर विलन है, कोई तो रेपिस्ट है, कोई स्मगलर है, कोई गैंगस्टर है, कोई माफिया है, कोई साइकोपैथ, कोई साइकोपैथिक किलर है, कोई साइकोटिक है, या घर घर की कहानी जैसे एक सौतेली माँ होती है, या फिर बहू होता है, या फिर सौतेला भाई होता है, या फिर बिजनेस से किसी ने धोखाधड़ी की अपने के साथ, अपनों के कोई अपने हमारे अपने जो हमको ठग लेते हैं, या जो है कोई अपनी बीवी अपनी दोस्त की बीवी पे नज़र डालता है। ऐसे सारे जो अलग अलग किस्म के जो विलन हैं, ये सारे इस बक्से में बंद थे। तो उस बॉक्स को खोल के मैंने सारे विलन को निकाल के एक म्यूज़ियम में सजाने की कोशिश की मैंने। तो ये जो किताब है प्योर इविल द बैड मैन ऑफ बॉलीवुड, ये मानो आप एक रोग्स गैलरी के अंदर आप चले गए, टिकट खरीद के आप उस रोग्स गैलरी के अंदर चले गए। तो एक एक सेक्शन में अलग अलग किस्म के आपको विलन दिखेंगे, और इसका भी आपको एक पृष्ठभूमि मिलेगा कि कौन से दशक में कौन हावी था, किस टाइप के विलन और क्यों हावी थे, वो विलन आया कैसे उस दशक में। आपने कभी चाइनीज़ को देखा नहीं होगा एज अ विलन टिल 1964। इसकी वजह यह है कि हमने युद्ध उनके साथ लड़ा था 1962 में। सो हर चीज़ जो है, एक फिल्म जो बनता है, एक जो कहानी लिखी जाती है, वो मौजूदा हालात के बेसिस पे ही लिखा जाता है। हमारे करंट अफेयर्स, हमारे सोशल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस जो हैं, उन पे आधारित ही हमारी कहानियाँ बनती हैं। सो इसलिए कुछ विलन्स ऐसे हैं जो दे आर पेरिनियल, हर दशक में आपको मिल जाएंगे। लेकिन कुछ हैं जो आए फिर चले गए, जैसे डकैत। आप डकैत जो जब फूलन देवी या सीमा परिहर या वीरप्पन, इन सबको या तो सरेंडर कर दिया या उनको मारा दिया गया, उसके बाद डेकॉइट्स तो हमारे समाज में ख़त्म हो गया ना, क्योंकि गूगल सर्वेलेंस मैप्स आ गए थे, ये आ गए थे, उसमें उस कहाँ छुपेगा जाके डकैत। सो फिल्मों में ख़त्म हो गया। सो ये किताब जो है, इट ट्रैक्स द changing face of Bollywood villainy with the changing socio-economic reality। और मैं ये कहूँ कि ये एक ज्ञान किताब नहीं है, इट्स कंप्लीट बॉलीवुड मेन स्ट्रीम मसाला एंटरटेनमेंट किताब है ये। तो और इसमें एक बात और भी है, जैसे जिस तरीके के विलेन आते गए हैं हर दशक में, उसमें एक बहुत बड़ा रोल विलेन को दर्शाने के लिए, मतलब हाउ, कैसे आप उनको दूसरों से, हीरो से अलग दिखाएंगे। तो एक ड्रेसिंग सेंस और वो सब, उसका कितना बड़ा रोल है, क्योंकि अगर जैसे गब्बर सिंह की हम बात करते हैं तो उसमें वो जिस तरीके से ड्रेसिंग है उनका, अब वो कहीं पे भी शायद ना मिले आपको भारत में, जिस तरीके से वो ड्रेसिंग करते हैं। और ऐसा कई मतलब विलेंस का है, जैसे जो दिखाते थे ठाकुर और वो सब, इस तरीके के विलन दिखाते थे गाँव में, मतलब ऐसा कोई ड्रेस करता नहीं है, लाइक काले कपड़े पहन के और वो मालाएं डाल के, मतलब। तो ये ड्रेसिंग और इसमें कितना रोल इसका रहा है डिफाइन करने में या एक कैरिकेचर करने में? ड्रेस तो बाद में आएगा, आप नाम ही ले लीजिए। कोई हीरो का नाम गब्बर सिंह हो सकता है? कोई हीरो का स्क्रीन नेम मोगैम्बो हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे जो हैं कुछ टाइप फेसेस हैं कि हीरो का नाम रवि होगा या विजय होगा या जो भी है, विनोद होगा, सुशील होगा, ऐसे ही कोई नाम होगा, रघु होगा। क्योंकि हीरो जो है एक टाइपकास्ट है कि भाई वो अच्छा आदमी है, उसके गुण अच्छे हैं, उसका नाम अच्छा है, उसकी फैमिली अच्छी है, गरीब होगा शायद, लेकिन हर अच्छाई उसमें होगा। और विलन जो उसमें हर बुराई होगी उसमें, वो न सिर्फ स्मगलिंग करता है,
वो लड़कियों को छेड़ता भी है, वो गरीबों को पीटता भी है, वो अपनी नौकर को गाली भी देता है, हर चीज़ में बुरा है वो। सो ये जो है वेरी बाइनरी जो दर्शाया जाता था, ये पहले के फिल्मों में होती थी। और हर चीज़ में देखिए एक ऑडियंस जो है, ऑडियंस को जब तक हम थोड़ा सा एग्जैजरेट न करके दिखाएं, उनके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे इट्स अ वेरी हेट्रोजीनियस ऑडियंस। अब हर कोई में तो एक तरह की मेच्योरिटी नहीं होती है ना, कुछ लोगों में होती है बट अधिकांश लोगों में नहीं होती है। आप जब तक उसको गैरिश कॉस्ट्यूम में या गॉडी कपड़े पहना के या खूंखार आवाज़ में बात कर रहा है या उसका नाम वैसे कुछ हो जैसे किसी का नहीं हो सकता है, जब तक वो सब चीज़ें नहीं हो वो उतना डरावना नहीं होगा, आपको लगेगा नहीं कि वो विलन है। सो एक 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 डिफरेंस दिखाने के लिए, कि एक फ़र्क दिखाने के लिए एक विलन को इस तरह से ड्रेस और उसका नाम और उसका रूप, उसका शक्ल, उसके मूछें, उसके बाल, उसके चेहरे पे उसने ईयररिंग्स पहना दिया, ये पहना दिया। सो इन सब चीज़, ये सब प्रॉप्स की बहुत ज़रूरत महसूस की गई थी, लेकिन बाद में बदलता गया, उसकी बात मैं करता हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए एक हीरो को समाज और कानून के दायरे में रहना चाहिए, क्योंकि वो समाज के कायदे और कानून को मानने वाला है। लेकिन विलन में ऐसी कोई बंधन नहीं है, वो कहीं कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, कोई भी कानून तोड़ सकता है, कोई भी सामाजिक तौर तरीके तोड़ सकता है वो। इसलिए ही इज़ मोर लिबरेटेड, वो काफ़ी स्वाधीन है वो। अब जब आदमी स्वाधीन हो जाता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका नाम क्या है, वो कपड़े कैसे पहनता है, क्योंकि कोई मुझे देखने वाला तो नहीं है। देखे तो देखने दो, मुझे क्या करना है, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। जब ये बात होती है कि मुझे किसी से लेना देना नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं कानून भी तोड़ सकता हूँ। सो ये इसका सामंजस्य है। दिस इज़ द सर्कुलर रेफरेंस टू दैट। और उसके बाद इवोल्यूशन जिस तरीके से नुआंस आया है जी आज के टाइम पे जी, विलन्स में, नुआंस जो आया है वो इसलिए कि ऑडियंस काफ़ी मैच्योर होती जा रही है। बट ऐसा देखा जाए तो सोसाइटी में ज़्यादा चेंज तो नहीं हुआ है। लाइक मतलब थोड़ा आप कह सकते हो कि ऐसा नहीं है कि जिस समय मतलब 50 साल पहले अगर बात करें, जब ये ऐसे तरीके 30 साल पहले भी बात कर लें और आज के समय में ऐसा कुछ बड़ा चेंज नहीं है कि वी हैव बिकम सोफिस्टिकेटेड इंडिविजुअल्स हु विल अप्रिशिएट आर्ट बेटर। पहले भी तो लोग इस तरीके के रहे ही होंगे ना, कि वो अच्छे मतलब सभी को पता है कि सभी में कोई ना कोई अच्छाई भी है, कोई बुराई भी है, कोई भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ग्रे इज़ ऑलवेज देयर। और सबके मतलब आज जैसे हम देखते हैं, हमको पता है ये बात कि कोई भी अच्छा है, किसी में एक अच्छाई हो सकती है, किसी में एक बुराई भी हो सकती है। तो ये बात तो पिछले 30-40 साल पहले भी पता ही होगी सोसाइटी में। एज अ फंडामेंटली ड्रास्टिक चेंज तो शायद नहीं आया है। तो वो कहीं ना कहीं रादर देन सोसाइटी, क्या वो एक फिल्म मेकिंग एज एन आर्ट, वहाँ पे जो जिस तरीके का टैलेंट आया है उसमें कोई फ़र्क है, या हमने उस समय सोचा ही नहीं, लोगों ने जो फिल्म बना रहे थे कि ऑडियंस अप्रिशिएट करेगी उसको, बेसिकली डंबिंग इट डाउन फॉर द मासेस। देखिए रामायण पहले आया, महाभारत बाद में। टीवी में भी रामायण सागर की रामायण पहले आई, फिर बी आर चोपड़ा की महाभारत बाद में। क्योंकि रामायण में या तो कोई अच्छा था या बुरा था, बीच में कोई बात नहीं थी। लेकिन महाभारत के काफ़ी ग्रे कैरेक्टर्स थे। युधिष्ठिर ने भी झूठ बोला था, झूठ इतने धीरे से बोला था कि इसको सुनाई नहीं दी। बट टेक्निकली वो जो अश्वत्थामा की जो कहानी है, युधिष्ठिर जो अपने आप को धर्मराज कहता है, और महाभारत की इतनी इंटरप्रिटेशंस देखिए। अगर वो इतना धर्माधिकारी है तो अपनी बीवी को दावे पे क्यों लगाया? वो तो ये कह सकता है मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, मैं तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा करूंगा, मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा। वो अपनी बीवी को क्यों लाके सरेआम खड़ा किया सबके सामने? सो काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं ऑन द महाभारत कैरेक्टर्स, क्योंकि कुछ जाहिर थे, कुछ नहीं थे। इसलिए महाभारत पे काफ़ी इंटरप्रिटेशंस होती हैं ओके कैरेक्टर्स के ऊपर। ये पिछले 20 साल तो क्या होता है कि एक जैसे समाज अग्रसर होता है, वो जो एग्जैजरेटेड की जो बात होती है, हम फिर सोचते हैं कि भाई ठीक है, अगर एग्जैजरेटेड नहीं हो तो फिर कैसा होता। इट्स अ लॉजिकल। अब ऑडियंस ज़्यादा मैच्योर है कि नहीं,
देखिए सिनेमा, आप 1990s तक देखिए, सिनेमा के 50-60 साल तो हो ही गए थे। हमने मोगैम्बो भी देखा है, हमने गब्बर भी देखा है, हमने शाकाल देखे हैं, हमने इसको देखा है, हमने बहुत सारे ये देखे हैं, महाबली हनुमान देखा है, उसमें रावण भी देखा है हमने, किंग कॉन्ग भी देखा है, टार्जन भी देखा है, हर चीज़ हमने देखा हुआ है। फिर ये सवाल उठता है कि अगर ये इतने ब्लोन अप न हो, अगर इतने लाउड नहीं होते, तो फिर कैसा होता है? एक सवाल उठता है और कुछ फिल्म मेकर्स कहते हैं कि ठीक है, उसके विलेनी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो बदमाश होगा, लेकिन उसको मैं अलग तरीके से चित्रित करवाऊंगा मैं। कुछ फिल्म मेकर्स ने चांस लिया होगा कि शायद ऑडियंस में तो कोई तो होगा जो कहेगा भाई ये कुछ अलग किस्म का पोर्ट्रेल है, ये कुछ अलग किस्म के इतने चरित्र चित्रण किया हुआ है। वो ना तो बंदूक लेके चिल्लाता है, ना वो कुछ करता है, लेकिन वो जिस तरह से काम कर जाता है, एकदम साफ मक्खन जैसे, एक चाकू मक्खन से जैसे निकल जाती है, वैसे करता है वो। इसमें आप देखिए, एक फिल्म बनी थी 1947 अर्थ, उसमें विलन कौन था आपको याद होगा? आमिर खान। उसमें सिर्फ उसका एक लाइन का विलनी डायलॉग था, अंदर है वो, बस वो एक ही लाइन में उसने क्या किया, उसने पूरा ही स्पार्क्स ऑफ अ रायट इन दैट प्लेस, उसके सिर्फ एक स्टेटमेंट से। आप पिछले 20 साल में भी देखिए, कैरेक्टर्स में काफ़ी ग्रे शेड्स आने लगे हैं, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड सिचुएशनल गुडनेस और सिचुएशनल बैडनेस। हम जब खुश होते हैं तो अच्छा काम करते हैं, हम जब नाराज़ होते हैं तो पता नहीं कभी कभी आपे से बाहर हो जाते हैं। प्रोफेशनल बुराई, प्रोफेशनल अच्छाई, वो वाला कंसेप्ट अब खत्म हो गया। हाँ, प्रोफेशनल नहीं, आज भी माफिया हैं, आज भी पीपल हु आर हायर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स और टेरर फाइनेंसर्स और हु जो ठेके पे लेते हैं, कोई काम, बम फोड़ना, बम फोड़ के आ जाएंगे, इतने पैसे दे दो हमें, वैसे भी हैं, दे आर प्रोफेशनल्स। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, अंकुर अरोरा मर्डर केस, एक फिल्म बनी थी जिसमें के मेनन, ही प्लेज द रोल ऑफ डॉक्टर अस्थाना। काफ़ी कामयाब डॉक्टर हैं, एक बड़े अस्पताल के बड़े सुपरस्टार सर्जन हैं, एंड ही इज़ अ वेरी स्किल्ड डॉक्टर, अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक बार, एंड ही सुपरस्टार को काफ़ी सेमिनार से बुलाया जाता है, काफ़ी लोग उनको बुलाते हैं, आप आके भाषण दीजिए। तो एक बच्चे का ऑपरेशन हो रहा होता है और एनेस्थेशिया के दौरान वो किसी मोबाइल पे फ़ोन कर रहे होते हैं, एक सर्जरी, एक प्रोसेस होती है एनेस्थेशिया के, भूल जाते हैं, उसकी वजह से बच्चे पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है सर्जरी के बाद में, और वो कोमा में चला जाता है बच्चा और मर जाता है। अब डॉक्टर अस्थाना को एहसास होता है कि उसकी गलती की वजह से बच्चा मर गया, कोमा में चला गया, मर सकता है वो। सो ही ट्राइज टू कवर अप द होल इंसिडेंट। वो कुछ लोगों को धमकाता है अस्पताल में, अपने ऑपरेशन थिएटर में, सब अपना मुंह बंद रखो, सिर्फ बोलना कि ये हो गया। अब वो क्यों करता है? वो बोलता है कि अस्पताल का जो पूरा रेपुटेशन है मेरे कंधे पे है, मैं उसका जिम्मेदार हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं ये नहीं कहना सकता कि हमारे एक ऑपरेशन की वजह से, कि हमारे की गलती की वजह से बच्चा मर गया, क्योंकि फिर लोग आना बंद कर देंगे और अस्पताल चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और अगर लोगों को डर लग जाए कि भाई यहाँ इस अस्पताल में ऐसे लोग लापरवाह होते हैं डॉक्टर, फिर आना बंद कर देंगे। ही ट्राइज टू कवर अप दैट। वो शायद अपनी जगह, मैं ये नहीं कहूँगा कि ठीक है, पर ही हैज़ अ लॉजिक, इट्स इलॉजिकल बट ही हैज़ अ पॉइंट। सो लुक एट हाउ ग्रे द कैरेक्टर इज। द बिगर, ही इज मिक्सिंग द बिगर पिक्चर, कि एक बच्चा मर गया है, उसकी माँ कितनी पीड़ित है, वो रो रही है, शी इज़ अ सिंगल मदर, उसका और कोई नहीं है कोई। अच्छा ये होता कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो कि मैंने गलती की है, मुझसे गलती हो गई है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो और उसे जो कॉम्पनसेशन देना है कुछ करो, राइट? सिंसियरली फील बैड अबाउट इट, दैट इज़ प्रोफेशनलिज्म। द हॉस्पिटल इज़ मच बेटर सर्व्ड दैट वे। ऐसे नहीं कि झूठ, एक सच को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ा उसको। सो देखिए, इस तरह के रोल 50 साल पहले नहीं हो सकता था, क्योंकि रोल को इंटरप्रेट करने के लिए, एक नुआंस को समझने के लिए ऑडियंस की मैच्योरिटी की भी ज़रूरत होती है। और आज हो गया है, ऐसे हो गया कि ऐसे भी ऑडियंस हैं जो ऐसे किस्म के फिल्में ही देखना चाहते हैं। काफ़ी शोर गुल, धड़ाम धड़ाम गोलियां चल रही हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे पिक्चर भी देखने, ऐसे एक ऑडियंस भी आज आ रहे हैं। सो इट्स अ साइन ऑफ मैच्योरिंग ऑफ द ऑडियंस, बिकॉज द एज ग्रुप मीडियन हैज चेंज्ड।
बट जैसे मैं उस सेंस में कह रहा था कि महाभारत के आपने जैसा एग्जांपल दिया कि उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, ग्रे एरियाज हैं, एवरी कैरेक्टर इज उसमें अच्छाई भी है और बुराइयां भी हैं। तो महाभारत तो हज़ारों साल पुरानी है, तो आवर एंसेस्टर्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दे हैव अंडरस्टूड इट, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है उस कॉम्प्लेक्सिटी को। तो मैं उस सेंस में भी एक बात कह रहा था कि हमारी ऑडियंस ज़्यादा उस सेंस में चेंज नहीं हुई, क्योंकि सिनेमा एक नया माध्यम था और उस माध्यम में किस तरीके से उनका क्या इंटरप्रिटेशन था कि वो उसका भी तो एक एवोल्यूशन है ना, एक नई इंडस्ट्री है और वो किसी के भी साथ भी हो सकता है, चाहे इंटरनेट हो चाहे एक नया मीडियम कोई भी आता है, उसमें भी धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है। जी होते होता है जी, तो वो एक शायद वो हो सकता है। हाँ देखिए, महाभारत हज़ारों साल पहले लिखा गया था, हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई ऐसे ही है कहानी, लेकिन फिल्में तो सिर्फ 100 साल पुरानी है ना, 110 साल पुरानी है, तो धीरे धीरे बनती है कि भाई, और पहले हमारे 1930 और 1920 और 1930 दशक की जो फिल्में थे, दे वर ऑल मेड ऑन मिथोलॉजी, क्योंकि हमने सोशियल्स पे हमने सोचना शुरू नहीं किया था, फिर सोशियल्स आने लगे और उसमें भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता था, कनेक्टेड होगा उसके बेसिस पे। मान लीजिए महाभारत है, उसके बेसिस पे ही थोड़ा जैसे दो भाइयों में तकरार है, तो उस तरीके से उन्होंने बनाने की कोशिश की, राइट। काफ़ी मूवीज। अब कलयुग देखिए, श्याम बेनेगल की कलयुग, इट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन, इट्स अ मॉडर्न डे महाभारत। बिल्कुल। और एक थ्रेड में देखता हूँ, जैसे आपकी मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें ये है कि जो विलेंस है ना, कुछ विलेंस इस तरीके की कैटेगरी ऑफ विलेंस हैं, वो 1950s में भी बनते थे, वो 2010 में भी बन रहे हैं। जैसे आपने बात की कि माइथोलॉजी की, महाभारत के ऊपर, मनोज वाजपेयी की जो मूवी है राजनीति, वो मूवी भी वैसे ही है जी, एकदम उसी एंगल पे बनी हुई है, और वो इस शताब्दी में बनी है। जी बिल्कुल, क्योंकि महाभारत है ही ऐसी कहानी। देखिए, कुछ कहानियाँ जो हैं दे हैव एज्ड वेल, कुछ किरदार जो हैं दे हैव एज्ड वेल। अब एक सास बहू के बीच तकरार, एक बिजनेस में फ्रिक्शन, अच्छे दोस्त होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ धोखाधड़ी करना, ये इंसान है और अक्सर इनका बर्ताव ऐसे ही हो सकता है, ये कभी बदलेंगी नहीं। फिर आप देखिए महाभारत, अब देखिए इट्स हार्डकोर पॉलिटिक्स, ह्यूमन साइकोलॉजी इज अबाउट पॉलिटिक्स, कि भाई ये अच्छा है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है लेकिन ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे ख्याल से उसी को अच्छा कहते हैं, ठीक है, विच इज काउंटर इंट्यूटिव, राइट, where I show a personal preference for someone, where I don't go only by objective data, I bring in my opinion as well, an opinion not backed necessarily by facts, by perception, या अगर मैं इसके लिए कुछ करूँगा तो वो मेरे लिए कुछ करेगा, लेन देन का मामला है। किसी को नौकरी के लिए चुनना है, किसी को कोई ठेका देना है कि भाई वहाँ से पॉलिटिशियन का कॉल आ गया है कि इसको आप ठेका दे दीजिए, ठीक है, या फिर मैंने पॉलिटिशियन के इलेक्शंस के लिए मैंने कुछ डोनेशन दिया है फिर मैं जाके बोलूँगा मंत्री जी आप तो बधाई हो, आप तो मंत्री बन गए, ये ली मिठाई, और हमारा जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा? तो मंत्री बोलेगा हाँ ये लीजिए, तो बुला के बोलेगा ये कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को क्यों नहीं दे देते? ये गिव एंड टेक टू सर्कमवेंट द सिस्टम, टू सॉर्ट ऑफ पुट योर पर्सनल प्रेफरेंस, ये दिस इज़ नेचुरल, दिस इज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है, बट ये अक्सर होता है। तो ऐसी जो फिल्में बनती हैं, ऐसी जो कहानियाँ बनती हैं, जैसे कि इसलिए आप देखेंगे पॉलिटिकल माफिया, फ्रॉम द 1980s ऑनवर्ड्स यू सी इट्स अ 3-way नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल्स एंड द पुलिस। काफ़ी फिल्मों में ये तीनों का जो है, ये जो त्रिकोण है, ये काफ़ी फिल्मों में देखने को मिला है आपको, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बचाते हैं वो, और कभी किसी की ज़रूरत नहीं तो उसको निछावर कर देते हैं कि भाई इसको मार दो, क्योंकि उस टाइम पे एक तरीके से पॉलिटिक्स में भी नई ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियंस केम, जो काफ़ी करप्शन से एसोसिएटेड हुए। उसके बाद फिर बिजनेस भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, लोग अमीर बन रहे थे, पैसा भी आ रहा था देश में, तो वो नेक्सस का कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन था, या रिफ्लेक्शन नहीं तो कम से कम फियर तो था। और इसीलिए महाभारत जैसे कहानियाँ, आप जैसे कलयुग 1980 में बनी थी और राजनीति 2010 या 2011 में बनी थी, इट्स वेरी रिलेवेंट, आज के दिन में भी उतना ही रिलेवेंट है, क्योंकि महाभारत अब पॉलिटिक्स एंड राजनीति वाज अबाउट पॉलिटिक्स। बिल्कुल।
और आप देखेंगे एक और जो है हमेशा से होता है, दैट इज़ द एंग्री यंग पुलिसमैन, जो सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहता है, चाहे वो विजय खन्ना हो जंजीर का, चाहे अनंत वेलांकर हो अर्ध सत्या का, और सिंघम। वो कहता है यार मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं अनपढ़ जाहिल नहीं हूँ, मैंने पढ़ाई की है, मैं वर्दी पहना हूँ, पर इस वर्दी से कुछ मैं कर क्यों नहीं पाता हूँ? किसी को पकड़ने जाऊँ ऊपर से फ़ोन आ जाता है कि इसको छोड़ दो, किसी को अरेस्ट किया, फ़ोन आ गया पॉलिटिशियन का, उसे छोड़ दो, मेरा आदमी है, मैं क्यों छोड़ूं? बोले नहीं नहीं आप, वो खुद नहीं बोलेगा, उसके सुपीरियर से बुलवाएगा। क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? और फिर जब वो सिंघम उस पॉलिटिशियन को बिठा के पीटते हैं, हाँ, तो वो फिर तालियां भी बजती हैं, क्योंकि वो एक लोगों में एक ये है कथारसिस, कि एक हाँ, कथारसिस होती है। हाँ, ऐसे ही हमें देखना है। हाँ, लोगों का तालियां बजाना, दैट इज आवर इंटरनल कथारसिस, कि मारो इसको, इसको सबक ऐसे ही सीखना चाहिए। सीधी रास्ते, सीधी उंगली घी नहीं निकली, तो इन लोगों के साथ ऐसे ही बर्ताव होना चाहिए, क्योंकि ये किसी कानून का दाव पेच में निकल जाते हैं ये लोग। जैसे सर विलन्स में क्या होता है कि पहले जिस तरीके से होता था, ग्रैंड डायलॉग्स होते थे, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं तो बहुत ही सटल तरीके से होता है। पहले इस तरीके के डायलॉग होते थे कि अभी उनको सुने तो हम हंसी आती है कि यार इतना माहौल बनाने की क्या ज़रूरत है। तो वो उसकी कॉमेडी वैल्यू बची है अभी पुरानी मूवीज़ देखते हैं तो। बट ये जो डायलॉग्स ने किस तरीके से एक तो डिफाइन किया है विलेंस को, और आज के समय में वो ट्रांजिशन भी किस तरीके से आप देखते हैं? हाँ, डायलॉग्स भी जैसे कपड़ों का, जैसे उसके चेहरे का, वो भी एक एट्रीब्यूट है कि उसको कितना खौफनाक, कितना डरावना बना जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायलॉग्स की अहमियत ख़त्म हो गई है। मैं तो ये कहूँगा कि डायलॉग को जिस तरह से कहा जाता है, पहले होता था विलन यानी कि लाउड वॉइस। आप खामोश पिक्चर देखिए, अमोल पालेकर, डायलॉग उनका भी लंबा चौड़ा डायलॉग है, लेकिन क्या कहते हैं, शबाना मुझे अब तुम्हारी जान तो लेनी ही पड़ेगी, तुम समझ रही हो ना। वो कहीं ज़्यादा डरावना है कि ऐसे कहता है जैसे मुझे तुम्हें आइसक्रीम खिलानी ही पड़ेगी। राइट, साइकोपैथ। हाँ, साइकोपैथ, मतलब उसको ही इज़ ग्रोन इनसेंसिटिव टू द आइडिया ऑफ डेथ और लाइफ। तो एक मुजरिम जो होता है, एक कातिल जो होता है, वो अपना आता है एक मकसद लेके, मैं काम ख़त्म करके जल्दी वहाँ से निकल जाऊँगा। तो इसलिए आज हम देखते हैं कि 3 बार पिस्तौल फायर करता है, गोलियां नहीं चलती हैं, फिर हंसने लगता है, ज़ोर ज़ोर से हंसता है, ज़ोर ज़ोर से हंसता है, फिर 3 गोलियां मारता है, मर जाता है। ऐसे आखिर नहीं होता है, बिकॉज एक मुजरिम को पता होता है कि टाइम इज़ लिमिटेड, मैं जल्दी काम करके निकल जाऊँ। सो देखिए, बदलाव तो आते रहते हैं हर चीज़ में। आप रोमांस में देखिए बदलाव आया है, कॉमेडी का बदलाव आया है, गानों में बदलाव आया है, हर चीज़ बदलता है। हर चीज़ में कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं होती है। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। इसलिए डायलॉग बोलने की शैली या डायलॉग का जो लेंथ है, कितने पृष्ठ पहले होते थे, आज कितने होते हैं, उन सब पे असर पड़ने लगा। क्योंकि ऑडियंस को भी देखिए तो आयरॉनिकली वो हीरो को एक ही तरह देखना चाहते हैं। रजनीकांत का कुछ नहीं बदला है पिछले 40 सालों में। वो जैसा देखना चाहते थे आज भी उनको वैसा ही देखना चाहते हैं। लेकिन विलन में जो है, ऑडियंस चाहती है कि हर कोई हर दशक में कुछ ना कुछ नया कुछ हो। आप देखेंगे के.एन. सिंह या प्राण साहब, या उन्होंने हर फिल्म में, या अजीत साहब, हर फिल्म में उन्होंने कुछ नया कुछ करने की कोशिश किया, क्योंकि ऑडियंस को नया कुछ चाहिए। ऑडियंस को विलन में नयापन चाहिए, चाहे हीरो में नयापन हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो अच्छा है तो अच्छा ही रहे। लेकिन विलन में ऑडियंस को हर दशक में, हर 20-20 साल में उनको कुछ ना कुछ नया कुछ चाहिए। इसलिए स्क्रिप्ट राइटर्स, फिल्मकार जो होते हैं, उन्होंने भी देखा कुछ नया कुछ किया जाए। तो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट चेंज। और इस तरीके से देखा जाए ना तो सिर्फ विलेन के डायलॉग डिलीवरी में चेंज नहीं है, मतलब एंटी हीरोज़ या मतलब हीरो के भी देख लें तो उसमें भी आप देखिए, जैसे राजकुमार जिस तरीके की एक अपने उसे अंदाज के लिए फेमस हो गए थे, जानी हम तुम्हें मारेंगे, ज़रूर मारेंगे, लेकिन बंदूक भी हमारी होगी, समय भी हमारा होगा। वो इतने बड़े, मतलब उनका तो फेमस ही इसलिए हो गए थे वो। राइट। और आजकल उस डायलॉग के लिए फेमस होना वो आजकल नहीं दिखता है हीरोज़ हाँ, जैसे कि आर्टिकल 15 में देखिए, जो आयुष्मान खुराना का जो रोल है, वो भी एक तरह से ही वॉज अ सॉर्ट ऑफ
guy who took things in his own hands, right? एक तरह से एक शेड ऑफ एंटी हीरोइज्म उसमें भी था, लेकिन वो कितना कंपोज्ड कैरेक्टर है, जोर जोर से बात नहीं करता है. सो देखिए, ड्रामेटिसिज्म जो होता है वो आता है ड्रामा से. ड्रामा में जो है लोग बहुत दूर बैठे होते हैं और उनको कुछ कम्युनिकेट करने के लिए एग्जैजरेटेड बॉडी मूवमेंट्स, ज़ोरदार डायलॉग, लंबे लंबे डायलॉग, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी. और हमारा सिनेमा जो आया है, ड्रामा से सिनेमा आया है, सिनेमा से ड्रामा नहीं. पहले ड्रामा बहुत होते थे, फिर फिल्में आई. इंटरेस्टिंग. तो ड्रामा का जो प्रभाव है वो सिनेमा पे पड़ा. तो सिनेमा में भी चूंकि वो ड्रामा से उत्पन्न होकर आया है, वहाँ पे भी लोग ऐसे ही डायलॉग बोलने लगे मानो कि वो ड्रामा हो. लेकिन सिनेमा इज़ डिफरेंट. आप वेस्टर्न सिनेमा देखेंगे, वहाँ से ड्रामा से पनप के नहीं आया है. सिनेमा वो सिनेमा, सिंक साउंड होते थे वहाँ पे. लोग कितने आस्ते बोलते थे, आहिस्ता आहिस्ता बोलते थे, ऐसे नहीं कि ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं. सो इट्स अबाउट द ओरिजिन. थिएटर से जो भी उत्पन्न होके आया है, थिएट्रिकल तो होगा ही, राइट? खुश तो बहुत हो गया आज. इट्स थिएटर, इट्स ड्रामेटिज्म. सिनेमा इज़ व्हाट अमिताभ बच्चन डिड इन लेटर मूवीज़. जैसे कि आप विलन का रोल आंखें में किया था उन्होंने, किस तरह, और अक्स जो सिनेमा था. तो इट्स अबाउट वेदर यू वांट ड्रामा दैट सूट्स द ऑडियंस की, और प्योर कॉन्सेंट्रेटेड सिनेमा जैसे कि सारांश, उसमें कितना दुख है, इट्स अ कंप्लीट ट्रेजेडी. और ऐसे बहुत सारे सीन्स थे जहाँ पे काफ़ी ड्रामा हो सकता था. जैसे कि लास्ट सीन, जब वो चीफ मिनिस्टर के कमरे में घुस आता है, वो बोलता है कि आई सी नो होप फॉर दिस कंट्री, रोने लगता है. अब उसने पहचान लिया कि ये मेरे पुराने हेडमास्टर हैं. ऐसे भी हो सकता था कि अरे मास्टर जी आप आ गए बोल के पैर पकड़ लिया उसका, फिर फ़ोन करके बोला बुलाओ कमिश्नर को, पुलिस को, तुम नालायक ऐसे करते हो, तुम्हारे यहाँ हो रहा है, तुमको मैं अभी डिसमिस करता हूँ, अभी तुम्हारा ट्रांसफ़र करता हूँ. कुछ नहीं हुआ. सो द ड्रामा का सहारा महेश भट्ट को लेना नहीं पड़ा था. इट वॉज प्योर कॉन्सेंट्रेटेड सिनेमा. कि उन्होंने कहा ठीक है, आपकी ये तकलीफ़ है, उम्मीद मत छोड़िए, मैं देखता हूँ. वो फ़ोन उठा के बात करना शुरू करता है और बोलता है सर आप चलिए मैं देख लेता हूँ. बस उसमें देखिए इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है. अब हम कल्पना कर लें कि उसके बाद में उसने कमिश्नर से पूछा हो क्या बात है भाई, और ही वुड हैव कॉल्ड द गजानन चित्रे एंड सेड क्या हो रहा है, आपके गुंडे मेरे किसको परेशान कर रहे हैं, राइट? तो ये हमारे इमेजिनेशन में है, हम इंटरप्रेट करते रहते हैं कि इसके बाद क्या हो सकता था. एंड दैट लीव्स अ मच बिगर इम्पैक्ट, अ मच बिगर रिकॉल वैल्यू दैन कि जो जाहिर कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने उसको सस्पेंड कर दिया, ये मैंने पर्दे पे दिखा दिया, मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को मैंने डांट दिया. इससे इम्पैक्ट कम होता है, रिकॉल वैल्यू वहीं खत्म हो जाती है. कुछ चीज़ों को सटल तरीके से सस्पेंस में रख दो, लीव इट टू द ऑडियंस टू इंटरप्रेट इट. और उस तरीके से जो कहानी को दर्शाने का भी तरीका, स्क्रीन प्ले, उसमें भी है कि पहले क्या होता था, हर चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता था, एकदम से डिस्क्राइब कर, मतलब सब कुछ दिखा दो. ऐसे लाइक हॉलीवुड में ऐसा नहीं है, नहीं था. दे विल जस्ट लीव एवरीथिंग टू यू. आप समझदार हो. सी मुझे भी अच्छा नहीं लगा कोई मुझे एक सेंटेंस में समझाया. तो भाई मैं समझदार आदमी, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा. डोंट अंडर एस्टिमेट माई इंटेलिजेंस यार. जो कभी कभी मतलब आजकल अगर कोई मूवी करती है बॉलीवुड में, तो मतलब यू जस्ट इट टर्न्स यू ऑफ कि यार मतलब क्या पागल समझा है क्या, कैसे मतलब एक एक चीज़ को समझा, क्यों हर चीज़ को समझा रहे हो, क्यों इतना नाच गाना कर रहे हो, क्यों इतना शोरगुल क्यों हो रहा है. बिल्कुल. और ऐसा हुआ है कि मतलब जिनका करियर, जिनका मतलब यूएसपी उस चीज़ पे मतलब डिटरमाइन था कि किस तरीके से डायलॉग डिलीवरी होती थी और ड्रामेटिक डिलीवरी होती थी, जैसे सनी देओल, उनका एक वो एकदम यूएसपी बन गया था. लाइक 1 डेकेड, मोर देन 1 डेकेड आई थिंक उनका वो चला. और फिर उसके बाद वो ट्रेंड ख़त्म हो गया. फिर वो वांटेड वाला ट्रेंड चल पड़ा. दूसरे तरीके का मतलब मार काट तो वहाँ पे भी है, बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, नॉट डिपेंडेंट ऑन डिलीवरी भी कर रहे हो डायलॉग की तो बहुत मतलब शांति से, चुलबुल पांडे जैसे करता है, मतलब हंस के मजाक करके. वो वाला ख़त्म हो गया कि मतलब एकदम
रैम्बो टाइप का मोड में रहना वो और खत्म हो गया, क्योंकि रैम्बो टाइप का फिल्म भी तो, रैम्बो फ्रेंचाइज भी तो खत्म हो गया था ना सिल्वेस्टर स्टैलोन का। तो ये कितना इम्पैक्टेड रहता इसके है। बाद आप देखिए मार्टिन स्कॉर्सेसी की फिल्में, क्विंटिन टैरेंटिनो, क्रिस्टोफर नोलन, कितना इमेजिनेशन है उसमें, ड्रामा नहीं, दैट इज प्योर सिनेमा, प्योर स्टोरी है। हाउ मच डू यू थिंक जो हमारी स्टोरीज आई हैं, जो हमारी स्टोरी लाइन्स रही हैं, उसमें ये तो है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट तो दिखता है, रिफ्लेक्शन इज देयर, बट कितना जो उस समय के डायरेक्टर्स थे, स्क्रीन प्ले राइटर्स थे, जो मूवी बना रहे थे, वो कितने इंस्पायर्ड कहें या उन्होंने प्लेजराइज किया जो बाहर कुछ हो रहा था, चाहे यूएस में हो रहा हो, चाहे यूके में हो रहा हो, बाहर के सिनेमा से वो कितना इंस्पिरेशन, क्योंकि ये एक ऐसा वो आरोप है जो लगता ही रहता है बॉलीवुड पे कि यहाँ से इन्होंने गाना चुरा लिया, यहाँ से इन्होंने पोस्टर भी चुराया है कि यहाँ पे इस तरीके इस मूवी का ऐसा बेसिक इंस्टिंक्ट का पोस्टर ही, बेसिक तो मतलब बिल्कुल ऐसे, मतलब एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, गानों के भी भरे पड़े हैं। आप देखेंगे एंटी हीरो जो 1940s 50s में जो थे, वो बड़े ट्रेंच कोट पहन के, एक हैट पहन के आते थे और एक सिगरेट पी रहा है, कुछ कुछ दाढ़ी है। दैट वाज बेस्ड ऑन द हॉलीवुड नूआर। ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। फिर आपके जो सेवन समुराई, उसके बाद में द मैग्निफिसेंट सेवन या डॉलर्स ट्रायलॉजी, क्लिंट ईस्टवुड के जो सिनेमा थे, फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर, और द गुड द बैड द अगली, वंस अपॉन अ टाइम इन वेस्ट। ये सब के बाद आया खोटे सिक्के, शोले, और योर चोर मचाए शोर। जैसे कि कोई सम विजिलेंटेस, सम आउटलॉस, दे लैंड अप इन अ विलेज, और वहाँ का जो सबको डराता है उसको पकड़ के ये लोग मारते हैं। सो दैट वाज वेरी मच बेस्ड ऑन दैट उसके नाम आया करी वेस्टर्न, जिसको हम कहते हैं। वैसे टाइप का फिल्म वांटेड में भी आया ना, लेकिन क्या होता है कि इस तरीके से कॉपी कर बैठते हैं कि भाई एक हिंदुस्तानी विलेज में कोई जीन्स हैट और वो बड़े गमबूट्स पहन के घूमेगा क्या भाई? ऐसे तो नहीं होगा ना। तो आप जो वहाँ से ले रहे हो इंस्पिरेशन, सोच समझ के लिया करो। हर चीज़ से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है। जो काम की चीज़ हो उसी को इंस्पायर कीजिए आप। और फिर एक ऐसा दौर भी आया जैसे जो करण जौहर के ऊपर जो आरोप लगता है कि वो बाहर जाके शूटिंग करते थे, और वो फिर सब इंजॉय करने लगे कि यार अच्छा, मतलब एक हॉलीडे भी है, काम भी हो रहा है, तो वो सीनरी ऐसे है कि जैसे आजकल मजाक उड़ता है वो मूवी जो शाहरुख की क्लासिक है कि वो अगर मतलब उसका दिल्ली में सेटिंग था कि ये सेटअप जहाँ पे है इसका दिल्ली में है, और उस तरीके का सीनरी और वो सब जब देखते हैं तो वो तो मतलब बाहर शूट हुआ है कि भाई ऐसे चांदनी चौक में ऐसा कहाँ दिख रहा है, इतना बड़ा और खुला ग्रीन स्पेस, इतना रॉयल आर्किटेक्चर। तो ये सब भी चीज़ें हैं। देखिए, ये तो आप गॉडफादर की भी ले लीजिए उदाहरण। गॉडफादर के बाद तो आपका धर्मात्मा, फिर विधाता, सरकार, ये सब भी तो हैं। और फॉरेन लोकेशंस, हाँ आपने जैसे बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों को ठीक है भाई, मैं कहाँ स्विट्ज़रलैंड जाने वाला हूँ। ये तो करण जौहर के पहले आ गया था। अब सिलसिला में देखिए, वो तो कम्प्लीटली शॉट इन एम्स्टर्डम, और इवन बिफोर दैट आप वो देखिए ना, इवनिंग इन पेरिस, वो सब भी तो यूरोप में शूटिंग हुई थी। सो इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर, जस्ट दैट करण जौहर टुक इट टू अ डिफरेंट लेवल, बिकॉज सिनेमाटोग्राफी टेक्नोलॉजिकली काफ़ी अग्रसर कर चुका था। सो ये करण जौहर ने शुरुआत नहीं की थी। ये एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, राज कपूर साहब ने कश्मीर में जाके कुछ शूटिंग की थी उन्होंने, राइट। फिर उन्होंने संगम में भी तो कुछ सीन्स बाहर शूटिंग हुए थे। तो ये विदेश में जाके शूटिंग करना और लोगों को सैर कराना, ग्रेट गैम्बलर में था, हर चीज़, हर फिल्म में करण जौहर के आने के बहुत पहले थी ये। सो ही टुक इट टू अ डिफरेंट लेवल, बस। और इसमें जो विलेंस खासकर उनमें जिस तरीके से आज भी एक कंप्लेंट होती है कि वुमेन को आज भी हीरो के रूप में, हीरोइन के रूप में, मेन लीड के रूप में नहीं देखा जाता है। तो वो तो विलन में, अगर विलन के कैरेक्टर्स में देखें तो वो तो बिल्कुल ही एब्सेंट दिखते हैं। नहीं, फीमेल विलन्स भी रही हैं, बट एज अ साइड किक, एज अ वैम्प रही हैं। लेकिन क्या होता है, बिकॉज अ वैम्प्स आर द मोस्ट ग्लैमरस पीस ऑफ द होल थिंग, वही हमारे दिमाग में रह जाता है। लेकिन आप देखेंगे, इफ यू लुक एट फिल्म कॉल्ड मिस्टर एंड मिसेस 55, उसमें ललिता पवार जो रोल करती है, शी इज़ कंट्रोलिंग द एंटायर थिंग। वो अपनी भांजी से कहती है कि तुम शादी करो और 1 साल में डिवोर्स दे दो ताकि तुमको 70 लाख रुपए मिल जाए, राइट। वो भी तो विलनी है। और इवन दिस कंट्रोल फ्रीक्स, और आप पेइंग गेस्ट में देखिए ना, वेयर शी मर्डर्स हर हस्बैंड, बिकॉज वो हस्बैंड अधेड़ उम्र का है, और ये जो है शुभा होटे, शी मर्डर्स, ही प्लॉट्स एंड मर्डर्स हर हस्बैंड।
तो इन लोगों ने भी काफ़ी काम किया है, इनके हाथ भी खून से रंगे हैं। और एक नारी दो रूप, और बिंदु जो हवस में जो करती है, शी ट्राइज टू किल हर हस्बैंड बिकॉज वो बहुत अमीर आदमी है और शी इज़ अ यंग लेडी एंड शी वांट्स लीड अ न्यू लाइफ। जोशीला में भी तो वही किया था, शी ट्राइज टू मर्डर हर हस्बैंड। सो ऐसे काफ़ी आप कर्ज में देखिए कामिनी। हाँ, कामिनी इन कर्ज शी वॉज अ साइड किक टू प्रेमनाथ। उसके इशारे पे वो अपने हस्बैंड को मारती है क्योंकि प्रेमनाथ कोर्ट केस हार चुका था और रवि वर्मा का जायदाद मिलने का एक ये था कि कामिनी को सामने खड़ा करो, उससे शादी करवाओ और शादी के दिन ही मार डालो उसको, उस आदमी को मार डालो ताकि कामिनी के जरिए इसको सारा जायदाद मिल जाए। सो कामिनी, इनफैक्ट इट वॉज कामिनी हु वॉज अ हुक, बट अदरवाइज देयर हैव बीन स्टैंड अलोन फीमेल विलन्स। आप जय संतोषी माँ की रोल लीजिए ना, जय संतोषी माँ में वो जो दो बहुएं, दो बड़ी और मजली बहुएं होती हैं, वो तो वैम्प नहीं थी, लेकिन कैसे मतलब किस तरीके से घर को तोड़ा, किस तरह से इसको मतलब एकदम बेघर कर दिया छोटी बहू को, उसको तो एकदम भिखारन बना के छोड़ दिया। वो भगवान ने आके बचाया, वो बेचारी लड़की बच गई बिकॉज जय संतोषी माँ के बचा लेती हैं। पर ये बड़ी और मजली बहू जो होती हैं, दे वर नॉट वैम्प्स बट दे वर विलन्स। सो ये कभी कभी लगता है कि लड़की यानी कि वैम्प्स, लेकिन ये मे बी नॉट कम्प्लीटली ट्रू। आप किताब में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है मेहंदी रंग लाएगी, ब्लड ऑन आवर हैंड्स, उसमें देखिए कैसे कैसे विलन जो वैम्प्स नहीं थी, द फीमेल विलन्स आर देयर, इसमें काफ़ी है इसमें। लेकिन और हम ये तो बात करते हैं कि ग्लोबल सिनेमा ने किस तरीके से इम्पैक्ट किया है, बट अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि साउथ इंडियन सिनेमा, वहाँ से जो मूवीज़ आ रही हैं वो बहुत इम्पैक्ट कर रही हैं, खासकर ये ट्रेंड शुरू हुआ बाहुबली के बाद। और आजकल तो मतलब ऐसा हो गया कि बॉलीवुड एज इट इज़ स्क्रिप्ट उठा के अपने कैरेक्टर्स को डाल के वो ऐसे हिंदी में उसको डब कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है बट वो फिर से पूरी मूवी बनाना, और वो बल्कि चलती भी नहीं है यहाँ पे, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस। ये एक नया ट्रेंड चला है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या डिफरेंस, फंडामेंटली क्या डिफरेंस है साउथ इंडियन सिनेमा और हिंदी सिनेमा में? देखिए, साउथ और हिंदी का एक साथ मेलजोल से काम करना तो बहुत पहले से था। आप 1950s एस वासन को देखिए, और आप राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, शंकर जयकिशन, राजेंद्र किशन, हसरत जयपुरी, ये लोग सब काफ़ी काम करते थे फॉर साउथ में जाके मद्रास में शूटिंग करते थे वो लोग। सो ऐसी कोई नई बात नहीं है कि इन दोनों में कोई मेल नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, महमूद जो थे, ही वॉज द नागेश ऑफ साउथ, राइट। और वहाँ पे रजनीकांत जो अमिताभ बच्चन जो रोल करते थे वही रजनीकांत वहाँ पे करते थे, राइट। इफ़ यू लुक एट डॉन और खुद्दार, ये सब मूवीज़ जो होती थी। लेकिन देखिए, अब किस वजह से ये तो कहना मुश्किल है, बिकॉज ऑफ द ग्रैंडियोज, बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट, और बिकॉज ऑफ द शेयर्स द सिनेमैटिक इम्पैक्ट जो है एक इमोशनल कॉर्ड को टच करती है। अब RRR देखिए, या पुष्पा देखिए, या बाहुबली देखिए, these are very high production films and it's a big risk they have taken. बट कांतारा देखिए, कांतारा, हाँ, तो चल ज़्यादा गया पैसा भी नहीं लगा, लेकिन स्टोरी लाइन ऐसा है which is connected to the roots. Every villager in India can connect to it. So कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े प्रोडक्शन वैल्यूज़ के होते हैं, जैसे RRR और या बाहुबली, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत लो बजट होती हैं। सो इफ़ आई कैन ड्रॉ पैरेलल बिटवीन कांतारा एंड मे बी जाने भी दो यारो, और कांतारा एंड योर जय संतोषी माँ, एकदम ग्रास रूट्स के थे जो चल गए। तो अब वो क्यों चल रहे हैं और बॉलीवुड उस 1000 करोड़ लेवल पे क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, इस पे मुझे थोड़ा और गौर करना चाहिए। देखिए, साउथ का जो ऑडियंस है, इट इज़ वेरी डेंस। आप अगर बॉलीवुड का ऑडियंस देखें तो हमको लगता है कि सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान ही हिंदी बोलती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इफ़ यू लुक एट मेट्रो बॉम्बे और कैलकाटा और वॉट एवर, द ऑडियंस इज स्प्लिट बिटवीन हिंदी और इंग्लिश मूवीज़, राइट। लेकिन आप साउथ में देखेंगे, मे बी चेन्नई, इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन क्राउड, लेकिन इफ़ यू लुक एट कोयम्बतूर, लुक एट सेलम, ईरोड, ट्रिची, एर्नाकुलम, ये वो इतने, एर्नाकुलम इज इन केरला ऑफ कोर्स, इफ़ यू लुक एट दी स्मॉलर टाउन्स, वहाँ सिर्फ तमिल फिल्में चलती हैं, राइट। आप अगर महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव में जाएंगे, वहाँ लो बजट हिंदी फिल्में चलती हैं या मराठी फिल्में चलती हैं।
लेकिन फ़र्क ये है कि आपका 1000 करोड़ का जो मार्क है, क्वाइट अ लॉट ऑफ इट इज़ कंट्रीब्यूटेड मे बी इवन फ्रॉम द नॉन मेट्रो एरियाज. एब्सोल्युटली. देयर इज़ नो स्प्लिट आउट देयर. वो सिर्फ वही तमिल फिल्में ही देखती हैं. ओके. ऑल्सो इफ यू लुक एट इट, द ओवरसीज मार्केट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर तमिल फिल्म्स. आप मलेशिया देखिए, श्रीलंका देखिए, राइट, सिंगापुर देखिए, यूएस देखिए, कितने सारे हैं. बाहर भी काफ़ी अच्छा मार्केट. बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है. पूरा योर साउथ ईस्ट एशिया का जो मार्केट है, फिर योर यूएस मार्केट. सो द इट्स अ बिग मार्केट. इट्स अ मच बिगर मार्केट विच मे बी वी डोंट रियलाइज. इट्स अ मच डेंसर मार्केट. बट RRR का जो फेनोमेना है, व्हाई डू यू थिंक कि वो इतना मतलब इतना कैसे हो गया कि लाइक पागल हो रहे हैं, बाहर लोग पागल हो रहे हैं उसको देख के? उसमें ऐसा क्या है कि इट इज़ हैविंग सच एन इम्पैक्ट? देखिए, जो फिल्में इमोशनल, किसी इमोशनल कॉर्ड को टच कर गई, राइट, इट्स लाइक अ मास हिप्नोटिज्म, राइट. अब शोले क्यों चली, राइट. शोले पहले 4 हफ्ते तो फ्लॉप चली थी ना, लेकिन एक जो है, आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कम टुगेदर. इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट, वेरी गुड कैरेक्टर्स दैट यू कैन रिकलेक्ट, और द शेयर इम्पैक्ट. एक वो जो ट्रेन, जो शुरुआत की जो ट्रेन चेस सीक्वेंस थी वो. सो लॉट ऑफ एलिमेंट्स कम टुगेदर. एग्जैक्टली अगर आप कहें कि वाई डिड RRR क्लिक सो मच, आई थिंक इट्स अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर. बट अब हर फिल्म RRR जैसे नहीं चलेगी. आप बाहुबली देखिए, बोथ द फिल्म्स रन वेल because maybe the sheer, the property, the set design, the grandiose, the production value was too overwhelming to ignore. It was too big. भाई ऐसे भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, कुछ नया था. कुछ नया था. आपने डॉन की बात की, डॉन मूवी की. उसमें मतलब एक रेयर मूवी है जो जहाँ पे विलन के पर्सपेक्टिव से पूरी मूवी उसके इर्द गिर्द घूमती है. तो ये भी ऐसा अभी रिसेंटली हुआ है या पहले से ऐसा है कि रोमांटिसाइज करना विलेन को और उसके पर्सपेक्टिव से पूरी मूवी को बनाना? देखिए, जस्ट बिकॉज डॉन वॉज अमिताभ बच्चन, हमको लगता है कि उसको रोमांटिसाइज किया गया है. अब अगर वही रोल प्रेम चोपड़ा करते तो हम क्या कहते, राइट, कि प्रेम चोपड़ा तो करेंगे ना ऐसे रोल. लेकिन चूंकि अमिताभ बच्चन कर रहा है तो विलन ही हीरो बन गया. विलन ही हीरो बन गया. लेकिन पहले 40 मिनट में वो उड़ जाता है, वो ही इज ऑफ द मूवी. पहले 40 मिनट में डॉन इज डेड एंड डॉन वॉज नॉट द विलन. डॉन वॉज एक्चुअली रिपोर्टिंग टू वरदान, राइट. और बीच में एक था नारंग, हु इज वेरी अनश्योर अबाउट दिस गाय. इसको मैं कंट्रोल कैसे करूं, क्योंकि वरदान जो था, ही इज लाइक द ओनर ऑफ द क्लब, और नारंग जो है, ही इज लाइक द मैनेजर ऑफ द टीम. एंड डॉन इज अ स्टार स्ट्राइकर, राइट. ही इज अ सुपरस्टार स्ट्राइकर, but he has to be controlled. Right? He was not the kingpin. He was not the kingpin of the team. He was not the big Don. He was not like Don Vito Corleone. He was not like Dharamdas of Dharmatma. He was not Shakal of Yadav Ki Barat. He was not like Teja in Zanjeer. He was lower down in the hierarchy. अब चूंकि वो अमिताभ बच्चन है और इस सफाई से उन्होंने रोल को एग्जीक्यूट किया, अ ग्लेज्ड एलिगेंस, किस सफाई से बात करते हैं, राइट. उसी लिए हमारे दिमाग में बैठ गया कि शायद उसको रोमांटिसाइज किया गया, बट इट वॉज अमिताभ बच्चन. ऐसे वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है. बट इफ यू लुक एट इट 40 मिनट्स लेटर ही इज नोवेयर इन द फिल्म. और वो गैंग पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, गैंग का काम चल रहा है, क्योंकि इट वॉज नारंग एंड अल्टीमेटली वरदान हु इज कंट्रोलिंग द होल थिंग. फिर जिस अमिताभ को से हम काफ़ी वाकिफ हैं वो तो आ गया ना, वो 5 चबाता आ गया ना, वो वही तो, दैट इज अमिताभ वी ऑल नो. सो दैट वे इफ यू लुक एट इट, वो इनफैक्ट वो जो डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है. सो वो ऐसे कुछ डायलॉग, और फिर वो ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, और जो डायलॉग्स होते हैं, ये मैं जानता हूँ इसमें गोलियां नहीं हैं, ये तुम जानते हो लेकिन पुलिस नहीं जानती है. ऐसे कुछ डायलॉग्स, ऐसे जो उनका जो पर्सनालिटी, उनका जो एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस है, जिसके लिए वो काफ़ी मशहूर हैं, उसके लिए वो रोल मशहूर हो गया. बट इट्स नॉट दैट विलन वॉज रोमांटिसाइज्ड इन दैट. वो विलन था ही नहीं वो. बट कहीं ना कहीं वो वहाँ तक आते आते, आज तक आते आते, जैसे धूम की पूरी सीरीज में तो वही होता है.
राइट। धूम में ये हुआ कि यस, इफ यू लुक एट रियली स्टार्टिंग धूम, और शाहरुख वाली डॉन में भी, शाहरुख वाली डॉन में, बिकॉज वो असली डॉन मरा नहीं होता है। द डिफरेंस बिटवीन द 1978 वाला डॉन एंड 2006 में, द असली डॉन जिंदा होता है, एंड सो ही इज बैड थ्रू आउट, whereas in the original film the original Don dies in 40 minutes. धूम के आते आते क्या हुआ, इट वॉज अ रोमांटिसाइजिंग ऑफ द विलन। धूम 2 कौन कौन रोल करते हैं, इट्स नॉट प्लेड बाय अ विलन, इट्स प्लेड बाय द हीरो। जॉन अब्राहम होता है जो काफ़ी हैंडसम है, फिर आता है ऋतिक रोशन, फिर आता है आमिर खान खुद आ जाते हैं उस पर, राइट, अभिषेक बच्चन। सो इट इज़ द सर्टिफाइड हीरो who has started to play the villain। और उसमें एक रोमांटिज्म, एक पुलिस बेवकूफ़ की तरह खड़ी है, उसको समझ में आता है कि इसको कैसे पकड़ें, राइट। यस, इफ यू लुक एट द न्यू मिलेनियम, द सर्टिफाइड हीरो स्टार्टेड प्लेइंग दीज ग्लैमरस सुपरमैन, सुपर स्पाइडरमैन साइड ऑफ सॉर्ट ऑफ विलन्स। वो आसमान से उड़ के आता है, सीधा नमीबियन डेजर्ट में उतरता है, यू नो, ही गोज अंडर वाटर, फिर ये लेके पूरा उड़ जाता है, ही वेयर्स अ केप, एकदम पूरा यू नो लाइक ए सुपरमैन। सो हाँ, 2000s में ही हुआ था। प्लेयर्स, कैश, ये सारी फिल्में ऐसी तो थी। हाँ बिल्कुल। और एक ह्यूमर का भी एलिमेंट है विलेन को डिफाइन करने में। ह्यूमर का पहले तो रिडिकुलस वाला ह्यूमर होता था, जो आज हमको ह्यूमर लगेगा, लेकिन देवर सीरियस। बट आज एक सोफिस्टिकेटेड, मतलब आपको लगेगा कि ये मतलब विलेन की बजाय ये तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो सकता था। देखिए क्या होता है, अक्सर पहले जो था हमारी ये एक समझ थी कि भाई, ये एक सेंसिबिलिटी थी कि भाई जो कॉमेडी करता है वो इडियट है, राइट, जो वो तमाशाई है, वो एक क्लाउन है। लेकिन कॉमेडी, ह्यूमर, विट, इन चीज़ों में जो एक नुआंस है, ये समझते समझते टाइम हो गया। पहले मैं तो कहूँगा पड़ोसन पहली एक फिल्म थी जिसमें कॉमेडियन जो है वो टैलेंटेड भी है। अक्सर कॉमेडियन जो है वो बेवकूफ़ है, उसको गाना नहीं आता है, बात नहीं करना आता है, वो हाफ पैंट पहन के घूमता है, राइट, उसको एक इडियट बना के दिखा दो। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पड़ोसन, बेसिकली जोकर है वो, नॉट अ कॉमेडियन, ही इज़ क्या बोले, ही इज़ अ लाफिंग स्टॉक कह सकते हैं। लेकिन पड़ोसन में देखिए जो मास्टर जी जो होते हैं, महमूद का रोल कितना अच्छा गाता है वो। ये इत्तेफाक की बात है कि किशोर कुमार उनको हरा दिया उस मुकाबले में, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि मन्ना दे ने किशोर कुमार को गाने में हरा दिया होता, ये भी तो हो सकता है। तो बराबरी का मुकाबला था। सो देन ग्रेजुअली ह्यूमर, विट, ये सब चीज़ें आने लगी थी, वेयर द मेन स्ट्रीम्स हीरो स्टार्टेड डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी लाइक इन अमर अकबर एंथोनी एंड ऑल दैट। तब कहीं जाके थोड़ा एक्सेप्टेबिलिटी हुआ कि भाई नो, कॉमेडियन नीड नॉट बी अ लाफिंग स्टॉक। सो इट्स अ मैटर ऑफ चेंज, इट्स अ मैटर ऑफ प्रोग्रेस। क्योंकि देखिए आप बंगला सिनेमा में इनका चित्रांकन काफ़ी मैच्योरली किया गया। अब भानु बंदोपाध्याय को देखिए, he was always not a very well educated man, but he played the role, he had a very native raw intelligence, he had a sense of humor, he had the wit। और रोबी घोष और चिन्मय, ये लोग जो रोल करते थे, दे ऑलवेज प्लेड अ गाय विद अ फनी बोन। एक अलग उत्पल दत्त की रोल लीजिए, राइट, ऑलवेज अ वेरी एजुकेटेड मैन, वो जो बात करते हैं इट इज़ ह्यूमर। हिंदी पिक्चरों में राजेंद्र नाथ का रोल लीजिए, एवरी फिल्म ही उसको बेवकूफ़ बना के छोड़ दिया उसको। ही वॉज अ मैन विथ नो इंटेलिजेंस, उसकी बेवकूफ़ी ही पे लोग हंसते हैं, राइट। सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ मेच्योरिटी कि कैसे उभरता गया, एंड नाउ इट इज़ ह्यूमर एंड विट। और इसमें साइकोलॉजी की भी बात आती है, जो विलेन जो हैं उनकी साइकोलॉजी को किस तरीके से, क्या किसी ने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, जैसे फ्रॉम अ सिंपैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक ह्यूमनाइजिंग देम, या एटलीस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यार ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ रहा है, ये विलेन बना क्यों, या उसकी कोई बैक स्टोरी, इस तरीके से, रादर देन सीधा प्रेजेंट कर दिया ये विलेन है। एक तो ये होता है कि यू आर सटल अबाउट इट, कि आप एक चीज़ में बुरे हो, एक चीज़ में अच्छे हो, और एक ये है कि उस चीज़ में बुरे क्यों हो, उसका भी एक बैकग्राउंड है। देखिए विलन का कोई बैक स्टोरी नहीं होता है, क्योंकि वो होता है पैदाइशी खराब। अगर बैक स्टोरी डाल दें तो विलन नहीं होगा फिर, क्योंकि उसके प्रति ऑडियंस की सिंपैथी जाग जाएगी, फिर पीपल विल नॉट हेट हिम, उससे नफरत नहीं होगी।
जैसे कि ये भी, जैसे कि अपना जग्गू, मैक, दिलावर, राइट, ये जो होते अपने मैकमोहन साहब जो रोल करते थे, उनमें और विजय ऑफ दीवार में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। वो भी तो काफ़ी गरीब थे, मजबूरी के हालात में जीते थे, तो ये जो है एंटी हीरो, ये जाके दावर के रोल में शामिल हो गया, दावर के गिरोह में शामिल हो गया, ये भी उसका एक हेंचमैन बन गया। सेम एज शेट्टी, सेम एज मैकमोहन। अब क्या है, हमने एक कहानी दिखाया कि मेरा बाप चोर है, किसी ने उसके हाथ पे लिख दिया, उसकी माँ को किसी ने गाली दे के नौकरी से निकाल दिया, उसके बाप से किसी ने ज़बरदस्ती साइन करवाई, वो बेघर हो गया, बाप छोड़ के भाग गया, माँ ने कितनी मेहनत की, फुटपाथ पे सोए, उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ा, जूता पॉलिश करना पड़ा, लोग ने उसको भिखारी समझ के उसके ऊपर पैसे फेंके, तब कहीं जाके उसमें उतना गुस्सा जागता है। तो जब वो स्मगलर बन ही जाता है तो लोग कहते हैं अरे वाह बेचारा, अब देखो अब तो ज़िंदगी में कितना प्रोग्रेसर कर रहा है। अब और अगर ये आप शेट्टी या मैकमोहन के पीछे कोई बैक स्टोरी नहीं होता है, वो है विलन, ना कोई सिंपैथी आता नहीं, है, फिर आपने कोई बैक स्टोरी दिखा दे और सिंपैथी आ जाएगी। इसीलिए विलन के पीछे कोई बैक स्टोरी नहीं होती, और पैदाइशी खराब आदमी है, इट इज़ अ बॉर्न डिफेक्टिव, इज अ डिफेक्टिव मटेरियल दैट केम आउट ऑफ द फैक्ट्री। अब डिफेक्टिव मटेरियल को तो कचड़े के डिब्बे में डालना ही है, वही तो होता है। आपको लगता है कि जैसे जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आ रही है आज, CGI, VFX, और अभी मूवी भी आ रही है अगले महीने, आदि पुरुष, उसमें जिस तरीके से रावण का पोर्ट्रेयल है, तो वो CGI VFX से बनाया है उसमें तो खैर सभी चीज़ें उसी से हैं, लेकिन उसको अगर देखें, चाहे हॉलीवुड का भी आप एग्जांपल दे सकते हो, तो वो कैसे चेंज करेगा विलेन के पोर्ट्रेयल को, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप उससे कुछ भी कर सकते हैं, इमेजिनेशन जो है वो एक्सपैंड हो जाती है। नया एवेंजर्स में है जैसे, तो वो भी एक तरीके से नए इन्वेंशंस हैं। जैसे मोला राम का जो रोल था इन इंडियाना जोन्स, जो अमरीश पुरी ने किया था, राइट, वो भी तो काफ़ी ड्रामेटिक रोल था। दैट्स बिकॉज वो रोल वैसे ही था। वो क्या करता है, ही इज़ अ सॉर्सरर और ही इज़ अ तांत्रिक और वट एवर, राइट, क्योंकि लोगों पे इन्फ्लुएंस डालने के लिए उसे वैसा बात करना ही चाहिए। एनीवे, अब उस ज़माने में अगर VFX होता तो इट वुड हैव एनहांस्ड हिज विलनी। हाँ, टेक्नोलॉजी की वजह से ऑब्वियसली एवरीथिंग विल गेट एनहांस्ड, बट आई होप इट डजंट गेट एग्जैजरेटेड, क्योंकि फिर वो वही फिर तो वही वापस चले गए ना वही 60 साल आप VFX का सहारा ज़रूर लीजिए फॉर बेटर प्रोडक्शन वैल्यू, फॉर बेटर सिनेमाटोग्राफी, फॉर बेटर साउंड, लेकिन कैरेक्टर्स को रियल रहने दीजिए। कैरेक्टर्स लेट देम बी ग्रे। उनको टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनको एग्जैजरेट मत कीजिए, जैसे हैं वैसे ही ठीक लगेंगे। लेट द स्टोरी ड्राइव द कैरेक्टर। फ्यूचर क्या है विलेनी का फ्यूचर क्या है, मतलब जिस तरीके से हमारी सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं आज के टाइम पे, तो आप जैसे मान लीजिए हम ऐसा ही बात करते रहे ना कि हर बार हर दशक में वो कहीं ना कहीं समाज का दर्पण है किसी न किसी स्तर पर, तो अब किस तरीके का, मतलब 2-3 साल में आज के परिवेश में अगर देखें तो किस तरीके के विलन हमको देखने को मिल सकते हैं? देखिए, विलन विल बिकम द पॉइंट ऑफ व्यू कि एक फिल्मकार किस नज़रिए से देख रहा है। लाइक ये मूवी देखिए अलीगढ़, राइट, अब कौन ठीक है कौन नहीं, इट्स ओपन टू डिबेट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हाउ द फिल्म मेकर लुक्स एट इट, राइट। सो आई थिंक द डायरेक्टर्स व्यू पॉइंट एंड द स्क्रिप्ट विल बिकम मोर प्रोमिनेंट। The debate will drive the villainy. So at the end of it, we're able to walk out and have a debate कि भाई ये भी ठीक था और ये भी ठीक लग रहा था मुझे। डू यू थिंक दैट इज एक कहीं ना कहीं पैरामीटर है सक्सेस का, जो जिसने पोर्ट्रेल किया है उस विलन का, नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्टर बट जिसने लिखा है उसको, बिकॉज वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप कोई भी अच्छी कहानी जो आपने पढ़ी होगी, 2 चीज़ें होती हैं, कैरेक्टर्स एंड कन्फ्लिक्ट। जितना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो और जितना ज़्यादा कैरेक्टर्स के डेप्थ में जाएं,
उतनी ज़्यादा हमारी कहानी याद रहती है, हमारे जहन में रहती है। अगर कन्फ्लिक्ट ना हो, पहले से बता दिया कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो वो कहानी याद नहीं रहती है हमें। क्या कोई ऐसा विलन है जिसका लाइक ये एक बहुत क्वेश्चन है जो सब जगह पूछा ही जाता है विलन के कॉन्टेक्स्ट में, कि क्या कोई ऐसा विलन है जिसका कोई पॉइंट था कि हाँ यार ये इसका अच्छा पॉइंट था, ही हैड अ पॉइंट। क्योंकि वो जो भी कुछ कर रहा है, मान लीजिए, नॉट टॉकिंग अबाउट द हीरोज, जिन्होंने हीरो जैसे दीवार में है उसका आप देख सकते हो कि हैड अ पॉइंट, बट विलन जो प्योर विलन है उसका कोई ऐसा विलन है जिसका लाइक पॉइंट है, जिसने ऐसा कुछ रैशनल दिया है कि वो जो कुछ कर रहा है उसके पीछे थोड़ा जस्टिफिकेशन करके किया जा सकता है। नहीं, पहले के विलन में कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। क्योंकि उसको बुरा दिखाना था, हमने सोच लिया पहले से। अगर जस्टिफिकेशन डाल दे तो भैया उसकी विलनी कम हो जाएगी ना, तो इसलिए पहले के फिल्मों में नहीं होता था। अगर आप मोगैम्बो, आपको याद होगा, वो एक डायलॉग कहता है कि इन हिंदुस्तानियों ने अपने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे आपस में लड़ते मरते हैं। थर्ड पर्सन में बोल रहा है वो कि मतलब हाँ, दे ये तो नो, ही वाज अ फॉरेनर विलन। या वो बोलता है इनको लड़ने दो, उनके लिए हथियार हम देंगे। सो इट्स अ बिजनेस एंगल, ही इज अ बिजनेसमैन एक्चुअली, ही इज डीलिंग विद डेथ। ओके, सबसे अच्छा मुझे लगा इफ़ यू लुक एट शतरंज के खिलाड़ी, उसमें जो जनरल ओट्रम एंड कैप्टन वेस्टन, ये जो दो, सर रिचर्ड एटनबरो और टॉम ऑल्टर के बीच में कोई वार्तालाप होता है कि नवाब को हटाना पड़ेगा, और हटाना पड़ेगा, इसके पीछे एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। और वो ये भी कहता है कि मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ हम जो कर रहे हैं, हमारी जो लीडरशिप जो कर रही है, मैं इसके, लेकिन ये करना पड़ेगा। सो देयर इज़ अ डायलॉग, ही स्पीकिंग टू हिमसेल्फ, सो ही सेइंग आई हैव गॉट अ बैड जॉब टू डू, राइट। वो है अंग्रेज, बुरा काम भी कर रहा है क्योंकि नवाब को हटा के पूरा ये ले रहा है, बट द फैक्ट इज देयर इज अ पॉइंट ऑफ व्यू कमिंग आउट। द कन्फ्लिक्ट जो है दैट क्रिएट्स सिनेमा। कोई भी ऐसे पिछले 50-60 सालों में कोई ऐसी थीम है जो आपको लगता है कि आउटडेटेड नहीं हुई है और उसको फिर से रिविजिट करना चाहिए आज के मेकर्स जो मूवी बना रहे हैं, जो एक्सप्लोर कर रहे हैं? क्योंकि हम सोचते हैं आज कुछ ज़्यादा ही अपने ही जो समाज है उसी के बारे में सोचते हैं कि इस टॉपिक पे बनाना चाहिए, ये रेलिवेंट होगा। पर क्या पिछले मतलब मान लीजिए 1950s में, 60s में ऐसा कोई थीम है जो आप कह सकते हैं कि फिर से एक्सप्लोर करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम माइथोलॉजी? वो वाला तो हमेशा टाइमलेस है, बट 50-60वें दशक से कोई है ऐसा? जैसे कि बिजनेस में किसी ने किसी को ठग दिया, जैसे कि बुढ़ा मिल गया, उसमें क्या होता है, 3 लोगों ने इसको ठग दिया बिजनेस में, उसको जेल में डाल दी 12 साल के लिए, फिर आके फिर वो बदला लेता है। मेरे ख्याल से दैट विल बी ए पेरिनियल थीम, जहाँ पे बिजनेस होगी, बिजनेस पार्टनर्स होंगे, कहीं ना कहीं लालच किसी में थोड़ा ज़्यादा होगा, और वो सोचेगा मैं क्यों ना इसका मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाऊँ, राइट। जैसे कि बड़े बड़े कंपनीज में होता है ना, जिसको सीईओ बनाते हैं उसी को निकाल देते हैं, सीईओ बनाया फिर निकाल दिया। उस पर तो बनी भी है मूवी हॉलीवुड में। हाँ, हॉलीवुड में बने भी हैं ऐसे। सो दैट्स वेरी रियल। कोर्ट रूम ड्रामा जो होते थे, वो जो डिबेट्स हैं, दैट इज़ रियल। आई थिंक जोली एलएलबी वो तो एग्जैक्टली मतलब जिस तरीके से कोर्ट होता है उसको मतलब बहुत अच्छे कोर्ट बना के नहीं प्रेजेंट किया गया है, जैसा होता है वैसा ही है। और इवन इफ यू लुक एट शौर्य विच वाज द टेक ऑफ फ्रॉम अ फ्यू गुड मैन, सो दीज विल बी पेरिनियल। द वेरी कैरिकेचर्ड ओवर द टॉप विलन्स दैट विल गेट आउटडेटेड। मोगैम्बो कोई आएगा तो भाई हंसेंगे लोग उसको देख के, उस पर हंसी आएगी, किसी को डर नहीं लगेगा। बट पीपल चीटिंग पीपल, दैट विल ऑलवेज बी देयर, बिकॉज लालच इंसान में बढ़ते बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। और जब तक इंसान में लालच ख़त्म नहीं हो जाता, जो कभी होगा भी नहीं, या एक जो होता है कि भाई इससे मैं धोखा कैसे करूं, राइट, एक जो एथिकल बात होती है, नहीं ये मेरा बिजनेस पार्टनर, इसको मैं ठग नहीं सकता, उसका ना होना लगभग नामुमकिन है। So when ethical values get eroded, that type
of villainy will continue to thrive. आपने शौर्य की बात की, उसमें सबसे मतलब एक तरीके से इतनी अच्छी एक्टिंग की है, मतलब इतना ज़बरदस्त है वो सीन। वो कम से कम 2-3 मिनट का ही है, 3-4 मिनट का है के मेनन का, पर वो इतना ज़बरदस्त इतना है अच्छा कि acting वो किया उन्होंने। एक्चुअल मैसेज बन जाता है मूवी का कहीं ना कहीं, जो एक रेयर मूवी है जहाँ पे जो मैसेज देना चाहते थे मेकर्स ऑफ द मूवी उसका उलट हो जाता है, जस्ट बिकॉज द डायलॉग डिलीवरी, द इंटेंशन, द जस्ट एवरीथिंग अबाउट दैट थिंग, इट्स सो जेन्युइन। So genuine about the whole thing. तो ऐसे कोई एग्जाम्पल हैं जो मतलब मैसेज कुछ और देना चाहते थे, पर एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन था वहाँ पे जिसने पूरा मैसेज को ही चेंज कर दिया। बहुत रेयर है। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। सोचना पड़ेगा कि कहाँ डायरेक्टर कहना कुछ चाहते थे, हो कुछ और गया। कुछ और गया, जस्ट बिकॉज ब्रिलियंट एक्टिंग बाय वन पर्सन। सोचना पड़ेगा थोड़ा, मे बी आई थिंक अबाउट इट एंड लेट यू नो। लेकिन मे बी गंगा जल आई कैन टेक एज एन एग्जाम्पल। गंगा जल, देखिए क्या होता है, पुलिस को बेवकूफ़ निकम्मे बना के छोड़ दिया उस लोकल माफिया ने, और पुलिस भी इतनी नपुंसक थी उसमें कि वो रोज़ उसको ब्रेकफास्ट सप्लाई करता है, उसको खाना देता है, गिफ्ट देता है, और पुलिस मानो उनके मतलब उसका चौकीदार बन गया था पुलिस, राइट। द मैसेज वॉज दैट द पुलिस फोर्स इज करप्ट, ओके, बट इट्स नॉट दैट दे वर करप्ट, इट वॉज जस्ट अ क्वेश्चन कि भाई ये हमसे बड़े हैं, ये हमसे अमीर हैं, हाँ, अपने वर्दी के लिए वो अपने वर्दी, जब मैं ये वर्दी पहन लेता हूँ तो मेरी आर्थिक स्थिति के ऊपर आप मत जाइए, लुक एट द पावर दैट द यूनिफॉर्म गिव्स मी। इन लोगों ने वो रियलाइज नहीं किया। दैट वॉज द मैसेज दैट केम आउट वेल। आई वुड से द अदर मैसेज दैट केम आउट वेल इस पुलिस के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन होती है, मैं इसकी बात क्यों सुनूं, ये है कौन, इसके पास पैसे इसलिए मैं इसकी बात सुनूं। वो जब गुस्सा भड़क उठता है तो वो क्या कर बैठते हैं, आंखों को फोड़ देते हैं जाके विलन्स की, राइट। सो इट्स अ मिक्स्ड मैसेज। लेकिन आपकी बात में गौर करूंगा, कोई ऐसी फिल्म हो कि याद आए जहाँ पे डायरेक्टर कहना कुछ चाहते हैं लेकिन शेयर डिलीवरी की वजह से अगर कुछ हो गया तो मैं सोच के बताऊंगा आपको। आखिरी में अभी जो है, पहले जो होता था, पहले लोग जाते थे बॉलीवुड में, सालों तक मेहनत करते थे, स्ट्रगल करते थे, और फिर सक्सेसफुल होते थे, बहुत सारे नहीं होते थे। लेकिन अभी एक दौर चला है, क्योंकि ज़्यादा इंजीनियर हो गए हमारे देश में, तो उनकी सप्लाई बहुत हो गई है, तो ऐसा है कि मतलब हमें पता नहीं होता है कि क्या करना है आगे जाके। तो वो इस तरीके से जो प्रोफेशनली एक्टर्स नहीं हैं, वो एक्टर्स भी, डायरेक्टर्स भी, राइटर्स भी, अब ऐसे बॉलीवुड में स्टार्टअप्स आ रहे हैं और उनके पास एवेन्यूज़ काफ़ी हो गए हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यू कम हो गई है। पंचायत में कितना ही पैसा खर्च हुआ होगा, ये आप 10 साल पहले सोच ही नहीं सकते थे इस तरीके का कंटेंट बनाने की। तो ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं ये बहुत रेडिकल हैं, और वो रीजनल सिनेमा को तो और भी उभारेंगे। लेकिन आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि नए नए जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स नहीं हैं, जो दे डोंट वांट टू स्ट्रगल बट दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कोई डॉक्टर है, कोई राइटर है, कोई, दे आर नॉट प्रोफेशनल राइटर्स ऑल्सो, दे आर जस्ट, देयर इंटरेस्ट इज कि मेरे को यार मेरे को कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो वो पूरा, उसने प्रोफेशनल कुछ और है, वो बीटेक किया है, कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट है, कोई कुछ कर रहा है, ही जस्ट वांट्स टू राइट अ स्क्रीन प्ले, और वो लिखता है, कोई इंजीनियर है वो लिख देता है और इट वर्क्स। तो ये इस तरीके से एक नया बैरियर्स जो थे ना, जो अपने इंडस्ट्री ने, बॉलीवुड ने सोचा हुआ था कि ये बैरियर्स हैं, ये इस तरीके का स्क्रिप्ट होना चाहिए, इस तरीके का, वो सब भी कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। देखिए, पहली बात यह है कि OTT कब उभर के आया, पैंडेमिक के दौरान। पैंडेमिक के दौरान OTT बिकेम इवन मोर प्रोमिनेंट फॉर द मोस्ट ऑब्वियस रीजंस। दूसरी बात, पहले होता था, आज से 40 साल पहले, भाई फिल्मों में तुम्हारी चली नहीं, किस्मत नहीं चली, तुम टीवी में काम करो। सो टीवी वॉज सीन लाइक अ पुअर बैकअप, कि जो फेल हो गया उसके लिए टीवी है। आज ऐसी बात नहीं है। सो वेब सीरीज इज ऑन इवन कील विद द थिएटर्स, ओके। और बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो थिएटर रिलीज फिल्मों में भी, फीचर फिल्मों में काम करते हैं, वेब सीरीज में भी काम करते हैं।
के मेनन, मनोज वाजपेयी, कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो यहाँ भी काम, पंकज त्रिपाठी, सब यहीं पे काम करते हैं। तो ये अच्छा ही है, ये अच्छा है कि बड़े एक्टर्स जो कामयाब एक्टर्स हैं फीचर फिल्म में वो यहाँ भी काम कर रहे हैं। सो इट क्रिएट्स अ ब्रिज बिटवीन द टू। इट लेसन्स की वो ऊंची नीची वाली बात नहीं है, दोनों एक ही लेवल पे हैं। तीसरी बात, देखिए एक इंजीनियर या डॉक्टर कोई भी, वो भी उसके दिमाग में भी अच्छी कहानियाँ हो सकती हैं। तो ये तो मैं कहूँगा अच्छी बात है कि वी हैव ब्रोकन द बॉक्स, वी हैव ब्रोकन द बैरियर्स, इनसे जिसके पास भी अच्छा कहानी हो आ जाए। बस आपने इंजीनियरिंग पढ़ाई है कि अपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है कि आप कुछ और कर रहे हैं, बैंक में काम कर रहे हैं। पहले जो गेट कीपर्स होते थे वो उनको एंटरटेन भी नहीं करेंगे। हाँ, कि यार तू कहाँ लिख तुम रहा है, क्या कहानी लिखोगे यार, कहानी लिखने वाले लिखेंगे। हाँ तुम इंजीनियर हो, ठीक है, तुम साउंड डिजाइन देख लो, राइट। अब ऐसी बात नहीं है, कहानी तो किसी के दिमाग में भी आ सकता है ना। ये अच्छी बात है कि ये दरवाजे खोल दिए गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है मैं तो कहूँगा। और मैं तो कहूँगा प्योर इविल जो है इट्स बॉलीवुड मेन स्ट्रीम मसाला। इसमें मैंने 50 या 55 लोगों की इंटरव्यू ली है मैंने, और उन्होंने बहुत ऐसे किस्से मुझे सुनाए हैं, छोटे मोटे किस्से शूटिंग के दौरान, लॉट ऑफ एनेक्डोट्स जो पाठकों को काफ़ी पसंद आया इसमें देख के। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि किस किस का आपने इंटरव्यू लिया, किससे कॉन्वर्सेशन की, कि सबसे बढ़िया 2-3 कॉन्वर्सेशंस आपकी हुई जिसमें कहा यार मज़ा आ गया, मतलब नया पर्सपेक्टिव मिला सिनेमा के बारे में। हाँ, जैसे यशपाल शर्मा के साथ, के मेनन, मनोज वाजपेयी के साथ जो बात होती थी, प्रेम चोपड़ा साहब से बात की मैंने, जीनत अमान से बात की। जीनत अमान ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि इंसाफ का तराजू का रेप सीन जो है आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल नहीं लगा वो करते? तो शी सेड नहीं, बी आर चोपड़ा साहब ने इस तरह सबको वर्कशॉप कराया कि ये आपका रोल है, ये है, ये है, इतनी साफ तरीके से सबको समझा दिया गया। द होल थिंग वॉज लाइक अ कोरियोग्राफ्ड इवेंट, बट देयर वाज नो ऑकवर्डनेस इन दैट। तो अगर मैं उनसे इंटरव्यू नहीं करता ये मुझे पता ही नहीं चलता, राइट। ये ऐसी होती हैं। और जैसे यशपाल शर्मा ने कहा कि इस रोल के लिए उन्होंने कैसे तैयारी की, और हाउ डिड के मेनन प्रिपेयर फॉर द रोल ऑफ राकेश मरिया इन ब्लैक फ्राइडे। ये सब जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं उभर के आती हैं सामने। या डॉन के शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को 35 पान खिलाया था चंद्र बारोत ने कि खाओ ताकि मुंह एकदम लाल हो जाए। फिर वो चून की वजह से उनका मुंह जल गया। अरे यार क्या, ठीक है आपसे पान खिलाओ, चून मत डालो उसमें, राइट। तो ये सब जो छोटी छोटी किस्से होते हैं तो ये सब काफ़ी दिलचस्प है। और किस तरीके से कि अब अजीत साहब, ये लोग कहते थे आप लायन कहिए साहब, लायन, अच्छा लॉयन, हाँ नहीं लॉयन नहीं लायन। अब क्या होता है कि अब वही फेमस हो गया। अब हिंदुस्तान में इतने सारे भाषा बोलने वाले लोग हैं, हर किसी की अपनी शैली होती है। अब साउथ इंडियन से पूछेंगे तो वैसे उसका तो प्रोनाउंसिएशन वैसे ही होगा ना। बंगाली अलग तरीके से बोलता है, जो पंजाबी अलग तरीके से बोलता है, जो उत्तर प्रदेश का होता है। हमारे देश की यही तो खासियत है, यही तो खूबी है कि इतने अलग अलग किस्म के लोग हैं। एक गुलदस्ता है हमारा देश, एक गुलदस्ता है, इसमें काफ़ी सारे फूल हैं, राइट, रंग बिरंग की इतने सारे फूल हैं। यही तो हमारे देश की खासियत है। तो अब अजीत साहब जो अब उनका ये स्टाइल था बोलने का लॉयन, अब अच्छा हुआ उन्होंने अपना स्टाइल बदला नहीं। बिल्कुल, देखिए वो लॉयन कितना पॉपुलर हो गया। गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी वो सिनेमा नहीं बोलता है, हाँ, सनीमा बोलता है। सनीमा हाँ। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। हालांकि अभी सभी जगह के अच्छी अच्छी करने लग गया है बॉलीवुड जैसे, पर हरियाणवी पे अभी उतना पकड़ नहीं आया है। तो वो कैरिकेचर हो जाता है। जैसे हमने जो भी पॉपुलर मूवीज आई हैं, दंगल इंक्लूडिंग, तो उसमें वो बोलने का तरीका नहीं आता है। लेकिन जब वही रोल रणदीप हुड्डा या जयदीप अलावत करते हैं तो वो फिर तो अलग निकल के आता है। वो एग्जैक्टली रियलिस्टिक। देखिए हॉलीवुड में भी तो होता है ना, बिल्कुल। जैसे कि आप इंग्लिश मूवी में कॉकनी एक्सेंट में बात करते हैं, जो पढ़ा लिखा होता है, ही स्पीक्स इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश। जो रास्ते में जो न्यूज़पेपर बेचता है लंदन के शहरों में, गलियों में, वो अलग उसका कॉकनी एक्सेंट होता है, राइट। तो हमारे यहाँ तो उससे ज़्यादा देयर आर फार मोर डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। हमारे देश में तो काफ़ी डाइवर्सिटी है उनके मुकाबले, तो हम क्यों ना करें। और सभी इतने बड़े बड़े मार्केट हैं कि विद इन इंडिया देयर आर सो मेनी मार्केट, सो मेनी लैंग्वेज, सो मेनी डायलेक्ट्स। बिल्कुल। मैं बहुत आभारी हूँ आपने मुझे अपने स्टूडियो पे बुलाया, अपना कीमती वक्त दिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप मेरा वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं www.balajivittal.com। इस पे काफ़ी सारे मैंने अपनी फिल्मों के बारे में भी, अपनी किताबों के बारे में भी मैंने लिखा है यहाँ पे। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तो है ही है, Balaji_Vittal_author।
सर थैंक यू तो आपका है, आप आए और इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।